नमस्कार दोस्तों, मैं बीरन सैनी द कैटलिस्ट अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो मेरा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड। तो आज हम इसमें अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब दो चार्ज होते हैं, मान लो कि एक चार्ज क्यू है और ये किसी निर्देशांक में रेफरेंस फ्रेम में स्थित है और ये ओरिजिन पे स्थित है, और जो क्यू नॉट चार्ज है ये इससे इस पोजीशन पर स्थित है आर दूरी पर। ठीक है। अब जो हमने पढ़ा था वो कूलम फोर्स क्या होता है, जो क्यू और क्यू नॉट जो दो चार्ज है तो इनके मध्य जो लगने वाला बल है हमने पढ़ चुके हैं। तो वो क्या निकल के आता, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो कूलम फोर्स क्या होता है, F बराबर के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब मैं पहले ही बता देता हूं कि जो क्यू होता है इसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। जो क्यू होता है उसे बोलते हैं सोर्स चार्ज, और इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है। ये टेस्ट चार्ज है। अब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज ऐसा क्यों माना मैंने, क्योंकि जो क्यू नॉट क्यू चार्ज है, जो सोर्स चार्ज बोल रहे हैं हमें, इसका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा जनरेट करता है। और जो क्यू नॉट है, जो टेस्ट चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज का जो परिमाण है, जो चार्ज है बहुत कम होता है, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिल्कुल नगण्य होता है, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं होता है। लेकिन हम इसको परिभाषित करने के लिए इसे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर आते हैं। अब क्या होता है कि जो कूलम बल लगता है, ये लगता है अगर जो क्यू नॉट है चार्ज है, इसे के क्षेत्र में नहीं लाएं, क्यू नॉट को क्यू के पास नहीं लाएं, तो क्या होगा, क्या बचेगा क्यू के परिमाण, क्यू के परिवेश में जो क्यू के सराउंड है, जो ये बनता है क्यू के सराउंड नहीं लाते हैं तो क्या बचेगा। ये सोचने वाली बात है। क्यू के सराउंड में क्या बचेगा, जैसे कि जैसे कि हम जैसे कि कूलर चलता है या हमारा कूलर चलता है, पंखा चलता है, तो क्या हवा चलने के लिए हम कैसे चेक करते हैं, उसके पास जाकर हाथ जाकर या हाथ ले जाकर कि कुछ चल रहा है, तो उसे क्या नाम देते हैं, हवा। क्या नाम देते हैं, हवा। और जैसे कि और उदाहरण ले लो, जैसे कि हमने पढ़ा था कि 11 12 में ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जैसे कि वो किसके कारण उत्पन्न होता है, मास के कारण। मास के कारण ग्रेविटेशन फील्ड उत्पन्न होता है। किसी अदर मास को लेके आते हैं तो क्या ग्रेविटेशन फील्ड क्या काम करता है, वो उस मास पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। इसी प्रकार से कुछ ना कुछ हम क्यू नॉट को नहीं रखते हैं तो इसके क्यू के सराउंड में क्या बचता है, क्या बचेगा। तो उस हिसाब से वैज्ञानिकों ने एक अवधारणा बना दी। क्या बना दी, एक वैज्ञानिकों ने अपना अवधारणा बना दी कि जो कॉन्सेप्ट बना दिया एक, कि जो क्यू चार्ज है अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जनरेट करता है जिसमें किसी परीक्षण आवेश, किसी क्या है परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज को लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, फोर्स का अनुभव करता है। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। दोबारा देखो कि जब हम क्यू के सराउंड में किसी क्यू नॉट या एकंक धनावेश को लेकर आते हैं, एकंक धनावेश को लेकर आते हैं, तो ये टेस्ट चार्ज क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है। क्या करता है, बल का अनुभव करता है। और जिस क्षेत्र के कारण ये बल का अनुभव करता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो, अब देखो जो फोर्स है, ये तो समीकरण एक हो गया। ठीक है। अब जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इस परिमाण पर निर्भर करता है, किस पर, क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। मतलब कितना चार्ज, मतलब किस चार्ज के कारण कितनी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की उत्पन्न हुई है। ठीक है। जितना इंटेंसिटी उत्पन्न होगी उतना ही बल ये फील करेगा। और और ये फोर्स है किस पर डिपेंड कर रहा है, क्यू नॉट चार्ज पर, क्यू नॉट चार्ज पर, क्योंकि इसका परिमाण बदलेंगे तो फोर्स भी इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। और अगर हम इन दोनों को कंप्रेस करते हैं तो एफ समानुपाती ई क्यू नॉट या क्यू नॉट ई। अब कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या आता है,
अब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये आ गया। अगर हम बल को, फोर्स को 1 न्यूटन लें और क्यू नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 मान कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 1 बराबर के, एक कूलम आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड की मान भी 1 लेते हैं, तो क्या निकल के आता है, के बराबर बना जाता है। तो के का मान इसमें रख देते हैं, तो एफ बराबर क्या निकल के आता है, एफ बराबर क्यू नॉट ई निकल के आता है। और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होती है, अगर डायरेक्शन रखना चाहें तो। ठीक है, अब जो एफ वेक्टर अभी, ठीक है, तो हमें इससे ये भी पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एफ वेक्टर की दिशा में, तो क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो समीकरण, अब मैग्नीट्यूड लिखें तो क्यू नॉट ई, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि इसका मान इसमें रख देते हैं, क्यू नॉट ई बराबर के क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारी राशि है वो क्या निकल के आती है, ई बराबर क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो क्यू नॉट चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है, इस पर निर्भर नहीं करता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी भी एक डायरेक्शन होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इसे वेक्टर क्वांटिटी में इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर कैप की दिशा में रहेगा। इसके बाद अपना, अब जो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा है, सबसे पहले जो विद्युत क्षेत्र की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अवधारणा है वो फेराडे ने दी थी। किसने, फेराडे ने दी थी। जो कॉन्सेप्ट विकसित किया था उन्होंने हेल्प की थी फेराडे ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो, अगर चार्ज की बात करते हैं, चार्ज की बात करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वो किस प्रकार उत्पन्न करता है, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अपने चारों ओर राउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इस तरह से। ठीक है, मतलब रेडियली आउटवर्ड, त्रिज्या बाहर की दिशा में। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो अंदर की तरफ। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न करता है। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो क्या क्या है, हम इनको देखते हैं। इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो विमा होती है वो क्या होती है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसकी वो क्या निकाल सकते हैं, इसका यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट निकल के आता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एफ की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है, और क्यू नॉट की चार्ज की कूलम। तो हमारा जो यूनिट आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन निकालना चाहते हैं, अब इसकी डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो हम यूनिट से निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन किस निकल के आएगी, यूनिट का जो वो होती है, क्या होती है विमा, एम एल टी माइनस 2, हम पढ़ चुके हैं। और कूलम होता है एटी, ए टी। अब निकालो इसको, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। इस तरह से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकल के आती है, ये डायमेंशन निकल गया कि एम एल टी टी माइनस 3 ए माइनस 1। इस तरह से हम इसकी निकाल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस तरह से, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाता है किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उनको देखते हैं। अब मैंने जो पॉजिटिव चार्ज बताया था और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर जो हम टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है कि
मान लो एफ वेक्टर बराबर क्यू नॉट ई, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी बाहर की तरफ, किधर, बाहर की तरफ, अगर पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो एफ बराबर क्यू नॉट ई, इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, इसकी अंदर की तरह रहेगी अगर माइनस चार्ज है तो। ये हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आते हैं। प्लस चार्ज के कारण बाहर की ओर, जिसे आउटवर्ड बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड, अंदर की ओर डायरेक्शन रहेगी फोर्स की, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या होती है उनको जानते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अभी मैंने जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बताए थे, जो लाइन लेकर रही है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही होती है। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जो सबसे पहली है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, सबसे पहली है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है। ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये काल्पनिक होती है, वास्तविक में नहीं होती है। कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिक बीट हमें कभी दिखाई नहीं देती है, तो हम इसमें डायग्राम में इसे काल्पनिक रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। दूसरी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो मान लो कि किसी पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और इनका अंत होता है नेगेटिव चार्ज पर, ठीक है। इस तरह से दर्शाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पर। इस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से ये डायरेक्शन इस तरह से होती है और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड होती है और नेगेटिव चार्ज पर ये अंत होती है। इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर इसकी अलग अलग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब ठीक है, अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी मान लो, अगर हम सिंगल चार्ज की बात करें, ये तो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पास पास हैं, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है पॉजिटिव नेगेटिव पर अंतर होती है। अब एक चार्ज की बात करें, सिंगल चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज ये होता है तो इससे इस प्रकार से निकलती है, मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। सिंगल चार्ज के कारण ये पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट होती है, अंत अनंत पर होती है, कहां पर, अनंत पर। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज की बात करें तो ये इन्फिनाइट से आती हैं और इनका अंत कहां पर होता है, इसकी सिंक पर, इन्फिनाइट से आती है और इनका अंत नेगेटिव चार्ज पर होता है। इस प्रकार से हम इनकी लाइन को दर्शा सकते हैं। और आगे बात करें, ठीक है, ये इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। आगे बात करें, जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा, वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से है और दूसरी लाइन इस तरह से है, तो ये हमेशा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी डायरेक्शन दो हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है दो तरह से हो जाएंगे इसकी, दो, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, कभी भी दो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पॉसिबल नहीं है क्योंकि। और पांचवी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके जो प्रत्येक बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसके रिजल्टेंट को दर्शाएगी, जैसे ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर और ये ई सी वेक्टर, ठीक है। प्रत्येक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रत्येक बिंदु पर जो जो
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगी इस तरह से, ये वेक्टर और दूसरे बिंदु दर बिंदु इसकी बदलती रहेगी, इसी वेक्टर इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन रहेगी। 6 पॉइंट है अपना। और जो भी चार्ज होता है वो, जैसे कि हमने ये पढ़ाया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से अंत होती है, तो ये हमेशा ओपन कर्व बनाती है। क्या बनाती है? ओपन कर्व। ये हमेशा ओपन रहते हैं। जिस पर सेकंड प्रॉपर्टीज में देखो, प्लस चार्ज स्टार्ट हुई, नेगेटिव चार्ज पर अंत हो रही है, लेकिन इस तरह से जाती है और इस तरह से आती है, और उसके बाद ये इस तरह से आ रही है। कभी भी ओपन, कभी भी ये बंद कर्व नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी बंद कर्व, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें उसमें क्या होता है कि जो हम चुंबक पढ़ते हैं मैग्नेट, उसमें एन और एस होता है। इसमें इस तरह से लाइन जाती है और इस तरह से, इस तरह से जाती है और अंदर एस से एन की ओर। तो इसमें तो क्या है, एक बंद लूप बन रहा है। ये किसमें बनता है? मैग्नेटोस्टेट में। लेकिन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट में, ये बंद कर्व नहीं बनाती है, मैग्नेटोस्टेट में बनाती है ये। इस तरह से होती है। अब 7 पॉइंट अपना, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा लंबवत रूप में निकलती है किसी सरफेस से, ठीक है, जैसे कि ये सरफेस है, ये प्लस चार्ज है, तो इससे इस रूप में निकलती है ये, ठीक है। हमेशा सरफेस के लंबवत रूप में निकलती है। किस रूप में? परपेंडिकुलर निकलती है एक दूसरे से। अगर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इस पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आती हैं। लेकिन सर ऐसा क्यों होता है कि हमेशा परपेंडिकुलर क्यों आती है? मान लो कि अगर हम ये मान लें कि ये लंबवत नहीं आती हैं, तो ऐसा पॉसिबल है, देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने माना कि ये सरफेस है, इस पर प्लस चार्ज है, ये क्या? प्लस चार्ज। ठीक है, अब मान लेते हैं इस पर ये परपेंडिकुलर इससे नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है। ठीक है, अब ये इस पर जो टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल हो जाएगा। ये क्या बनेगा? ई कॉस थीटा, और ये ई साइन थीटा। अब जो ई साइन ई कॉस थीटा है, इसके कारण जो चार्ज होते हैं इस पर बल लगेगा, F बराबर क्यू ई कॉस थीटा। ठीक है, और एक बल किधर लगेगा? क्यू ई साइन थीटा ऊपर की ओर। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं, क्यू ई साइन थीटा। इसके कारण क्या होगा? चार्ज इधर मूव करेगा। अब चार्ज मूव करने लग गया किसी बॉडी पर, और बिना करंट दिए, बिना ही एनर्जी दिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बिना एनर्जी दिए करंट कैसे दौड़ रहा है उसमें, कैसे इलेक्ट्रिसिटी आ गई उसमें। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या कर देते हैं, इस फोर्स को जीरो कर देते हैं, ई कॉस थीटा तो बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जो ई तो जीरो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये इसका, अब कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, इसका कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, तो थीटा निकल के क्या आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो ई साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? ई साइन, हमें थीटा निकल के आया है 90 डिग्री, तो ई, तो इससे पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। क्या रहेंगी? इसके परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, ये, और अगर इस चार्ज पर ऊपर की ओर बल लेगा, लेकिन ये सरफेस से चार्ज है वो छोड़कर नहीं चल सकते, क्योंकि इन पर एक अट्रैक्शन बल काम करेगा अंदर की ओर। इस कारण ये हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। और अगर बात करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, अगर एक दूसरे के पैरेलल हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो इस तरह से, एक तो इस तरह से हो, तो इन्हें बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र। अगर अगर इस तरह से हो
इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ऐसा हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लो एक्स और वाई है, और यहाँ पर एक्स और वाई है, और यहाँ पर देखते हैं तो हमेशा ये यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बराबर रहेगा, ई एक्स बराबर ई वाई, क्योंकि जो इंटेंसिटी है हमेशा समान है सारी जगह। अब इसमें बात करें तो क्या होगा इसमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इसमें जो पर्टिकुलर एरिया है और सेम एरिया की बात करें, तो इसमें तो वो बहुत ज्यादा आ रही है लाइनें, और इसमें कम आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस में ज्यादा हो जाएगी, ई एक्स में। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो गई। अब आगे, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पास रखे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, इनकी भी जो लाइन बनेगी। अब जो लाइन बनेगी, वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, रिपल करते हैं एक दूसरे को। और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है वो बाहर की ओर बनती है, आउटवर्ड, इस तरह से। इस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बनती हैं। अब ये जो लाइनें होती हैं, एक इस पॉजिटिव चार्ज के कारण और एक इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, ये एक दूसरे के कारण क्या करती हैं, ये रिपल करती हैं। ये लाइन इस पर फोर्स लगाती है और ये लाइन इस पर फोर्स लगाती है, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक दूसरे के दूर हटने का प्रयास करें। इसी प्रकार से नीचे की ओर होता है ये, और ये इस प्रकार से। ठीक है, ये हमेशा दूर रहती है। अगर मान लो जो Q1 चार्ज है, मान लो एक Q1 चार्ज है पॉजिटिव और ये दूसरा Q2 चार्ज है, और ये हमेशा जॉइनिंग लाइन पर स्थित है, इनके कारण जो पॉजिटिव चार्ज क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। अब जो बीच में हमें बिंदु प्राप्त होगा कहीं ना कहीं, तो न्यूट्रल पॉइंट पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अब वो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ प्राप्त होगा ये नहीं पता है हमें। मान लेते हैं कि Q1 चार्ज से R1 दूरी पर प्राप्त होती है यहाँ से, और ये हो जाएगी इससे R2 दूरी पर। ठीक है, अब इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों का, वो क्या होगा, एक इस दिशा में लगेगा एक इस दिशा में, और दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर रहेगा। अब इसको बराबर करते हैं तो E1 बराबर E2, और E1 क्या होता है, के Q1 अपन आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर बराबर के Q2 अपन R2 स्क्वायर। अब निकल के आता है Q1 अपॉन R1 स्क्वायर और Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। इस तरह से हम जो न्यूट्रल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं हम। अब अगला है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, जैसे कि पॉइंट चार्ज होता है। अब पॉइंट चार्ज के कारण तो हम पढ़ चुके, दोबारा बता देता हूँ। पॉइंट चार्ज होता है तो जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है इस तरह से बनती है, इस तरह से। अगर ये पॉइंट चार्ज एक लाइन पर बहुत सारे बिंदु स्थिर हो, बहुत सारे चार्ज स्थिर हो, इस तरह से, अगर इस तरह से स्थित है पॉइंट पर बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे चार्ज मान लो इस पर, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो किस तरह से होंगी, वो उसके सरफेस, सरफेस तो होगी नहीं, उसे लाइन रहेगी, लाइन से इस प्रकार से निकलेंगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह से वो लाइन बनेगी। इसी तरह से नीचे Q1, इस तरह से हमें लाइन
लाइन के रूप में किस प्रकार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेंगी इस तरह से। और तीसरा है अगर कोई सरफेस हो, मान लें के लिए ये प्लेन ये इधर है, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्राप्त होंगी, वो है पहली सतह पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी सतह पर नेगेटिव चार्ज है। अब जो मैंने बताया था कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो प्लस से माइनस की ओर होती है इस तरह से। तो सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिफ्यूजन इस प्रकार होगा। अब अगर स्फीयर हो 3D में, ये तो 1D 2D होगा, 3D में अगर कोई स्फीयर मान लो कोई, जैसे गोला बोलते हैं, ठीक है। अब जो इस पर चार्ज है टोटल Q, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो सरफेस से लंबवत रूप में निकलेंगी इस तरह से। इस प्रकार से हमने, ये तो लाइन चार्ज के कारण, ये सरफेस चार्ज के कारण और ये वॉल्यूम चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल है मेरा कि प्रारंभ में एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश बी वेग से बी चाल से गति करता हुआ दो आवेशित प्लेटों के मध्य, दो आवेशित प्लेटों के मध्य, दो आवेशित प्लेटें, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ऊपर वाली पर और नीचे वाली पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसमें जो एम द्रव्यमान का एक चार्ज है और इस पर एम द्रव्यमान का इसका द्रव्यमान है और क्यू इस पर चार्ज है, ठीक है। अब एक कण इसमें प्रवेश करता है, प्रवेश करने पर मान लो प्लेट की लंबाई इसमें दी हुई है एल, इसकी लंबाई एल दी हुई है। अब दोनों प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसमें। अब प्लेट के अंतिम किनारे पर, अंतिम किनारे कहां पर आ जाएगा, इस पर, जो अंतिम किनारे पर इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना होगा ये हमें निकालना है। तो जिसका मान रहेगा, जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन है क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m डी एक्स स्क्वायर, ये हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें, ये निकालना है क्यू ई एल एल स्क्वायर अपॉन 2m डी एक्स स्क्वायर, ये सिद्ध करना है हमें। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। ये हमारी पॉजिटिव प्लेट थी और नीचे वाली नेगेटिव प्लेट थी। अब जैसे ही इसमें चार्ज अंदर प्रवेश करता है तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस पर चार्ज पर क्या बल लगा, कूलम्ब फोर्स लगाता है। अब कूलम्ब फोर्स लगाने के कारण ये क्या है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सबसे पहले देखो ये माइनस क्यू चार्ज, अब माइनस क्यू चार्ज जो पॉजिटिव प्लेट है उसके कारण क्या होगा, अट्रैक्ट होगी, अट्रैक्ट होगी तो क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन मूव करता हुआ इस तरह से निकल जाएगी, नीचे की ओर नहीं जाएगी। नीचे की ओर जब जाती अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, तो मान लो जो किनारा क्या है ये, ठीक है, तो हमें यहां से यहां निकालना है, इसका क्या विस्थापन हो जाएगा, क्या दूरी हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। अब निकालते हैं हम। देखिए जो मान लेते हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब जो प्रारंभ में जो पार्टिकल था हमारा क्यू माइनस क्यू चार्ज, अब इसमें प्रारंभ में वेग क्या है, इसका प्रारंभिक वेग यू एक्स बराबर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी एक्स, ये प्रारंभ में वेग दिया हुआ है बी एक्स। और प्रारंभ में एक्सीलरेशन क्या है इसका, जीरो, त्वरण क्या है इसका, जीरो। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर रहेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रहती है डायरेक्शन।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? नीचे की ओर, तो वाई कैप ऊपर की ओर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? नीचे की ओर, तो माइनस जे कैप आ जाएगा इधर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गया, इसके बाद अब हम इस पर लगने वाला फोर्स निकाल सकते हैं। एफ वेक्टर बराबर चार्ज का मान क्या है? माइनस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? माइनस ई जे कैप। ठीक है, तो एफ वेक्टर बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू ई जे कैप। अब जो जे कैप है हमारा, वो किस डायरेक्शन में? वाई दिशा में पॉजिटिव। जे कैप किस दिशा, किस डायरेक्शन में? बाई डायरेक्शन में। तो फोर्स किधर लगेगा हमारा? फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर, बाई डायरेक्शन में, जिसके कारण ये बाई दूरी विस्थापित हो जाती है। अब जो फोर्स लग रहा है, तो क्या इसमें उत्पन्न होगा? तो इसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न हो जाएगा। मान लो कि एम ए वेक्टर इसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न हो गया, क्यू ई जे कैप। ठीक है, अब ए वेक्टर निकाल लो, क्यू ई जे कैप अपॉन एम। ठीक है, अब जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन रखी है वो किधर रहेगी? ऊपर की ओर, तो वो बाई डायरेक्शन में रहेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड ए वाई बराबर क्यू ई अपॉन एम, ये हमें एक्सीलरेशन निकल गया। ठीक है, इसके बाद जो जो प्लेटें हैं, दोनों प्लेट, जो प्रारंभिक किनारा और अंतिम किनारा, तो पहुंचने में कितना समय लग जाएगा? हमें दिया हुआ है कि जो प्लेट की लंबाई है कितनी है? एल, और इसका वेलोसिटी दी हुई है बी एक्स। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। लंबाई कितनी है? लेंथ एल, और वेलोसिटी बी बी एक्स। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन पता चल गया और टाइम पता चल गया। इसके बाद हम जो हमें जो गति का समीकरण होते हैं, क्या होते हैं कि हमें जो तीसरा समीकरण रहता है वो क्या बताता है? हमें ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर विस्थापन बताता है। वो क्या होता है कि हम पढ़ चुके हैं कि एच बराबर यू टी अपॉन हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होता है गति का समीकरण। ठीक है, अब एच का मान क्या है? एच का मान हमने बाई माना है कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन बाई है। अब जो प्रारंभिक वेग है यू वाई, यू वाई यू वाई तो होगा नहीं, क्योंकि जो जो चार्ज मूव कर रहा है वो एक्स दिशा में गति कर रहा है, वाई दिशा में तो कर ही नहीं रहा। तो हमने शुरू में यू वाई बराबर जीरो रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो प्लस 1/2, जो अभी रुको ने, अभी यू बाई टू डायरेक्शन देते हैं, यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। और यू बाई क्या है हमारा? जीरो, प्लस 1/2, ए वाई कितना है? ए वाई है क्यू ई अपॉन एम। टी कितना निकाला है? एल अपॉन बी एक्स स्क्वायर, एल अपॉन बी एक्स का होल स्क्वायर। अब बाई बराबर कितना आया? क्यू ई अपॉन क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m बी एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो जाएगा अपना। क्यू बाई बराबर क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m बी एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।